वेलकम अगेन फंडामेंटल एनालिसिस की इस सेशन में। अभी तक 3 सेशन में हमने कुछ 22 रेशोज को समझा है, जिसमें शुरुआत हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन से की थी। जो लास्ट सबसे लास्ट वाला रेशो जो हमने अभी देखा था वो था कैपिटल इन वर्क इन प्रोग्रेस। तो अभी कुछ 4-5 रेशोज और बचे हैं। उसके बाद एक सेशन होता है जहाँ पे हम जो कंपनी के रिजल्ट होते हैं उससे उसके रिजल्ट से वैल्यूएशन निकालते हो, जो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला होता है उससे फेयर वैल्यू निकालते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ही फेयर वैल्यू निकालते हैं। एक फ्यूचर फॉर्मूला होता है, उससे फ्यूचर एक्सपेक्टेड ग्रोथ का फेयर वैल्यू निकालते हैं। तो ये रेशो कुछ 3-4 रेशो और है, तो वो आज इस सेशन में कवर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं अपनी जो स्क्रीन है उसको शेयर करता हूँ। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है। तो नेक्स्ट जो रेशो है वो है डेप्टर डेज। ये डेप्टर डेज मतलब एक वो कैलकुलेशन होता है कि जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करता है तो उसका जो पेमेंट होता है वो कितने दिन में वो कलेक्ट कर लेता है। तो ये यहाँ से ये जो सेल्स है उसका और इसी से मिला हुआ एक और रेशो होता है, वो मैं दोनों पहले एक साथ समझते हैं फिर इनको लाइव देखेंगे। नेक्स्ट होता है इन्वेंट्री, मतलब जो कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज है, जैसे मान लो कोई आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, उसकी इन्वेंट्री में कितना जो आइसक्रीम है वो रहता है और वो इन्वेंट्री को कितने दिन में सेल कर देती है। मान लो अगर एक महीने में वो जितना भी इन्वेंट्री है वो जो उसके पास गोडाउन में उसका माल बना है वो कितने दिन में वो सेल आउट कर देता है। अगर किसी का प्रोडक्ट इन्वेंट्री में ज्यादा दिन रहता है तो वो भी उस कंपनी के लिए एक निगेटिव हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको सीजन खत्म होने पे या ज्यादा दिन रहने पे उनको लॉस हो सकता है। तो इन्वेंट्री डेज ये होता है कि कितने दिन वो उसका जो प्रोडक्ट है, ज्यादातर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में होता है क्योंकि सर्विसेज में इन्वेंट्री रिलेटेड ऐसी कोई ज्यादा चीजें होती नहीं। जो प्रोडक्ट है वो कितने दिन में वो उनके गोडाउन से सेल कर देता है। और डेप्टर डेज वो कैलकुलेशन है जहां पे ये पता चलता है कि जो सेल हुआ है उसका कितने दिन में पैसा कंपनी को रिसीव हो जाता है। तो अगर हम इसको स्क्रीनर पे समझेंगे, स्क्रीनर पे भी इसको अलग से बताया गया है। जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये मैंने स्क्रीनर पे के ई आई इंडस्ट्री का चार्ट, और होपफुली आपको स्क्रीन शो हो रहा है। मैंने के ई आई इंडस्ट्री को का ओपन किया है। इसमें अगर हम रिसोर्स में जाके देखेंगे तो हमें यहाँ दोनों दिखेंगे। डेप्टर डेज मतलब के ई आई का जो जो भी प्रोडक्ट है वो इसको जो जब सेल करता है तो सेल करने के बाद जो इसका जो प्रोडक्ट है उसका सेल का पैसा कितने दिनों में उसके पास आ जाता है। अर्लियर 2012 में ये 103 डेज का था, जो अभी घटते 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 2023 में ओनली 73 डेज में हो गया है। मतलब ये जो कंपनी जो प्रोडक्ट अपने गोडाउन से आउट करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर रिटेलर्स या सीधा कंपनी को बी टू बी के थ्रू जो सेल करती है उसका पैसा 73 डेज में आ जाता है। ये एक अच्छा डेप्टर डेज, इसको अच्छा डेप्टर डेज माना जाएगा कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर कोई कंपनी का पैसा उसके पास आ जाता है, टोटल पैसा जो जितना उसने सेल किया है, तो ये अच्छा होता है उस कंपनी के लिए। काफी बहुत सारी कंपनी आपको ऐसे ही मिलेंगी जिनका सेल्स बहुत ज्यादा है। तो हमने ये जितने भी रेशो हैं एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर किसी का सेल्स तो बहुत है, मान लो आपने देख लिया कि कोई कंपनी का सेल्स लास्ट ईयर का सेल्स बहुत अच्छा था, कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा सेल्स किया, लेकिन सेल्स के साथ साथ ये भी देखना है कि उसका जो डेप्टर डेज कितना है। वो सेल्स तो कर रहा है लेकिन उसका पैसा कलेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, टोटल सेल्स का पैसा कितने दिन में कलेक्ट हो जाता है। तो वो हमें यहाँ से डेप्टर डेज से पता चल जाएगा। यही एक दूसरा अभी जो मैंने बोला था कि दोनों एक साथ ही देख लेंगे, वो है इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री ये इसके पास ये जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है वो केवल 100 दिन के आसपास उसकी इन्वेंट्री में रहता है, उसके बाद वो सेल हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा है कि जो जितना प्रोडक्शन है, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड होके उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी ऐसा नहीं कि वो केवल अपने गोडाउन में रख रहा है, तो वो भी काफी अच्छा है कंपनी के लिए। ये अगर 100 दिन के अंदर जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन 100 दिन के अंदर इन्वेंट्री आउट हो रही है तो ये भी उस कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये डेप्टर डेज एंड इन्वेंट्री रेशो को भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि सेल्स तो बढ़ रहा है। अगर लगातार सेल्स बहुत सारे लोगों ने देख लिया कि अर्निंग बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, तो सेल्स बढ़ रहा है उसके साथ साथ क्या होगा, ये डेप्टर डेज क्या है, क्योंकि अर्लियर वो बहुत अच्छा सेल्स कर रहा था, उसने सेल्स बढ़ाने के लिए कोई कंपनी को अगर इस साल सेल्स ज्यादा दिखानी है तो वो क्या करती है कि वो ऐसे ही अपना प्रोडक्ट सेल करना चालू कर देती हैं, ऐसे माल देना चालू कर देती हैं जिनमें
जो पेमेंट वाला जो पार्ट होता है वो काफी लेट हो जाता है। पेमेंट का उनने जो एग्रीमेंट किया वो अर्लियर मान लो 1 साल था कि 1 साल में पेमेंट देना है, और अभी वो सेल्स दिखाने के लिए वो किसी से 3 साल का टाई अप करके मैं 3 साल में भी पेमेंट दो, तो वो सेल्स तो बढ़ा देंगे लेकिन वो कंपनी के लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। हमें उस कंपनी में जाना है जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो कंपनी, क्योंकि जो प्राइस है वो हमेशा अर्निंग को फॉलो करती है। जब कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और हमें जो फायदा होने वाला है इंडिविजुअली उस कंपनी को खरीद के, तो वो तभी होने वाला है जो हमने जब बाय किया है उसका प्राइस बढ़ेगा। तो हमें ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए, और ये जब हम इस माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करना चालू करते हैं तो जो बहुत सारी जो चीजें होती है जो गलत तरीके से हमें फिशिंग टिप्स के जरिए खरीदवा दिया जाता है, तो वो कहीं से कहीं तक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आ पाती। तो ये इम्पोर्टेंट रेशो है, इसको बहुत माइक्रो लेवल पे आपको एनालिसिस करना चाहिए। और जब आप धीरे धीरे इसको करना चालू करेंगे, 2-4 बार कंपनीज में देखेंगे, जैसे अभी अगर आपने हमारा जो अलग से जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है वो ज्वाइन किया है, तो उसमें भी हमने एक मान इंडस्ट्री का शेयर डाला है, तो उसमें भी एक एक चीज उसमें मैंने लिखा है कि मैं ये इतना है, ये इतना है, पूरा ये सारे फॉर्मूले जो हमने यहाँ पे समझे हैं। तो वहां से जब आप ये अप्लाई करना चालू करोगे तो धीरे 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 नई चीजें आप खुद सीखते जाओगे, क्योंकि ये चीजें बदलती रहती हैं, काफी चीजें नई आ जाती हैं। और ये सारी चीजें जहाँ जो हम यहाँ रेशो देख रहे हैं वो एज पर करंट डेट का है, इससे फेयर वैल्यूएशन निकालने में भी काफी मदद मिलती है। जब हम किसी स्टॉक का फेयर वैल्यूएशन निकालते हैं तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस वाला भी फॉर्मूला होता है और फ्यूचर एक्सपेक्टेड ग्रोथ का भी फॉर्मूला होता है। वो भी हम आगे अगर ये जो हम एनएससी की साइट पे कंपनी के रिजल्ट है वहां से वो जब हम समझना चालू करेंगे तब हम देखेंगे। बाकी एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, अगर आप सभी लोगों ने मेरा पहला सेशन अगर ज्वाइन किया था, तो पहले सेशन में मैंने एक जब, क्योंकि उस समय मैं उसी पे रिसर्च कर रहा था। हम टोटल 4 लोगों की टीम है हमारी, जो मेरे बैचमेट हैं आईएम लखनऊ से, वो वीकली एक स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। तो उस टाइम पे जो जिसका एनालिसिस हो रहा था वो था वारी इंडस्ट्री। पहले सेशन में काफी मैंने अच्छा उसको बताया था कि ये इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, मैंने 3-4 सेशन में लगातार उसका एग्जांपल लिया था, क्योंकि अर्निंग को ही प्राइस फॉलो करता है। तो उस समय उसका जो रेट था वो 1200 के आसपास था, अभी वो रिसेंटली काफी अच्छा ग्रोथ किया है। तो इस तरीके से जब कभी कभी क्या होता है, जब आप अच्छे फंडामेंटल कंपनीज को रिसर्च करना चालू करते हैं तो आपको वो एक अच्छा मल्टीबैगर भी मिल सकता है। और ये ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है कि कैसे आपके सामने वही कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, वो भी मैं ऑटोमेशन के जरिए इसमें बताऊंगा अभी। तो नेक्स्ट रेशो समझते हैं। नेक्स्ट रेशो है प्रमोटर होल्डिंग। बहुत सारे रेशो में इसको यूज किया है प्रमोटर होल्डिंग, इसको अलग से जाके एक्सप्लेन फिर से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे काफी सारी चीजें हमें यहाँ पता चलती हैं, क्योंकि ये चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो या फिर अर्निंग हो, ये सारी चीजें जब हमने ये देखा है तो वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग से जुड़ा हुआ ये सारे रेस होते हैं। प्रमोटर होल्डिंग में ये हमें जरूर देखना चाहिए कि उसमें जो प्रमोटर का जो वो जो स्टेक है वो इस वजह से तो नहीं सेल किया जा रहा कि वो फिशिंग जैसा कोई माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि पंप एंड डंप वाली स्ट्रेटेजी के जरिए कि कोई न्यूज फैलाओ फिर उसके बाद अपने होल्डिंग को सेल कर दो। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग है, कुछ तो ऐसी कंपनी होती है जो प्रोफेशनली मैनेज होती है, वहां प्रमोटर की कोई होल्डिंग होती नहीं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, उधर उतना प्रमोटर की होल्डिंग है नहीं। लेकिन जो खुद प्रमोटर या फाउंडर द्वारा क्रिएट की गई कंपनी है और उनमें भी वो अपनी स्टेक को सेल कर रहे हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट मेजर है किसी कंपनी के एनालिसिस को देखने का। तो स्क्रीनर में प्रमोटर होल्डिंग करके एक अलग से ऑप्शन है, वो सभी को काफी बार देख चुके हैं तो अलग से जाने की जरूरत नहीं। तो वहां जाके आप एक बार प्रमोटर होल्डिंग भी देखो, लास्ट 10 ईयर पहले इसका क्या प्रमोटर होल्डिंग था, 5 ईयर पहले क्या है, अभी क्या है। तो प्रमोटर होल्डिंग भी एक इम्पोर्टेंट मेजर है जिससे किसी कंपनी के एनालिसिस को किया जाता है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट रोल दिया जाता है। अगला होता है पैग। ये रेशो फ्यूचर फोरकास्टिंग ग्रोथ को मेजर करने का एक रेशो है। ये चार्टेड अकाउंट के द्वारा एक पे रेशो निकाला जाता है, पीईजी रेशो। इसमें कंपनी आगे कितना ग्रोथ करने वाला है, सेल्स ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, एक्सपांशन ग्रोथ, ये बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसमें जो ऑडिटर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम इसमें एक रेशो निकालता है। इससे फ्यूचर जो वैल्यूएशन है उसके उसके लिए भी पीएजी को एक इम्पोर्टेंट रोल की तरह यूज किया जाता है। तो ये सीधा जैसे स्क्रीनर पे आप बाकी और रेशो लगाते हैं, उसी तरीके से इसको पीईजी रेशो भी स्क्रीनर पे ऐड कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं
कि किसी कंपनी का कितना क्या पे रेशो है। तो पहले मैं ये देखूं कि कितना कहाँ तक पे अच्छा होता है, कितने तक को हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। जैसे अगर किसी कंपनी का जो पीईजी रेशो है वो ग्रेटर देन 2 है तो वो ओवर वैल्यूड कंपनी है फ्यूचर के हिसाब से। अगर किसी कंपनी का पीईजी 1 to 2 के बीच में तो वो नॉर्मल है, और किसी कंपनी का पीईजी 0 से 1 के बीच में तो वो अंडर वैल्यूड है। 0 से नीचे को उतना सही नहीं माना जाता, 0 से 1 के बीच में पीईजी रेशो तो वो अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो इसको एक बार स्क्रीन पे जाके लाइव देखते हैं कि मैंने यहाँ पे लगाया है पहले से पीईजी रेशो। तो वारी का पीईजी कितना है अभी भी 0.32%, मतलब 0 से 1 के बीच में अंडर वैल्यूड माना जाता है इतना प्राइस। अभी मैं ये पहले भी मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जो करंट में जिस कंपनी को आप ज्यादा देख रहे होते हो तो बार बार वही दिमाग में आते हैं तो वही नाम लिख देते हैं। तो अगर दूसरी कंपनी का देखूं मैं, टीसीएस, तो इसका पीईजी रेशो है 2.94, है ना। तो नॉर्मल वाली सिचुएशन में है ये। अगर दूसरा कोई कंपनी देखूं, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका पी है पेग है 2.59। ठीक ठीक है, मतलब 2 से थोड़ा ऊपर है, तो इसको भी एक नॉर्मल कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगला एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका पीईजी रेशो है 1.39, मतलब अभी भी इसका अंडर वैल्यूड वाले रेशो में रखा जाता है। फ्यूचर, यहाँ पे सारी वो चीजें होती हैं जहाँ फ्यूचर फोरकास्टिंग, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर एक्सपांशन, फ्यूचर सेल्स ग्रोथ, फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ, उनको मेजर करके एक रेशो निकाला जाता है। ये वो उस रेशो के हिसाब से जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है वो अभी भी ऐसा है जहां से बहुत ज्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। तो अगर फेयर वैल्यू में जाएंगे तो फेयर वैल्यू निकालेंगे, अगर हम फ्यूचर फेयर वैल्यू निकालेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अभी फेयर वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ से एक पीईजी जो रेशो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रेशो है, इसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को आप ध्यान में रख के कर रहे हैं। किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस एक बार फिर से देखेंगे, पीईजी अगर 2 से ज्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड है, अगर 1 से 2 है तो वो नॉर्मल है, और 0 से 1 है तो वो अंडर वैल्यूड है। अगला रेशो है, रेशो तो यहाँ पूरे कंप्लीट हो गए। अभी ऑटोमेशन समझते हैं कि ये सारे जो हमने पहले शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी रेशो पढ़े हैं, चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, प्राइस टू अर्निंग हो, या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू हो, बुक वैल्यू, ये सारे कैसे ऑटोमेट किया जाए कि जैसे हमारे सामने कुछ गिनी चुनी कंपनी आए उनको हम एनालिसिस करें। तो वो मैंने पहले भी काफी टाइम आपको बताया है, इसमें लाइव में स्क्रीनर पे जाके हमने देखा है कि जहाँ पे एक अर्लियर तो ये काफी फ्री होते थे, इसमें काफी सारे ऑप्शन, लेकिन अभी कुछ पेड कर दिया, और पेड भी बहुत ज्यादा कोई महंगा नहीं है। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो जरूर इसको ले सकते हैं। तो आप टूल्स में जाएंगे, तो यहाँ आपको कुछ क्वेरी, जैसे आप चाहते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 करोड़ से ज्यादा की कंपनियां हैं, तो वो कर सकते हैं। कुछ कुछ फ्री भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे रन करने का। जैसे मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 200, वैसे तो 500 लेना चाहिए लेकिन मैं 200 ही ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी को हमें अपने वॉच लिस्ट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं जिनको फोकस में रखता हूँ वो ग्रेटर देन 500 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी रखता हूँ। और जिनका जितने भी हमने जो रेशो सीखे हैं वो सारे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड प्राइस टू अर्निंग हम, और ईपीएस हम यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि ये ईपीएस अलग अलग उस कंपनी के प्रीवियसली क्या ग्रोथ है उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पे हम जो नॉर्मल और जो जैसे पीईजी रेशो लेस देन 2, और इस तरीके से बहुत सारे लिख के जितने भी आप चाहते हो, और यहाँ पे अगर आप क्वेरी रन कर दोगे तो वो हो जाएंगे। आप एक एक करके, अभी मैंने 2 डाला तो यहाँ टोटल 1086 कंपनी सर्च होके आए हैं। अब मैं यहाँ जैसे जैसे ये इसमें और क्वेरी रन करता जाऊंगा, मान लो ये 2 चीजें मुझे इसके अलावा मुझे प्लेज परसेंटेज कहाँ तक सही लगता है, लेस देन 8%, एंड सेल्स कैपिटल एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड सॉरी लेस देन सेल्स ग्रोथ, और इस क्वेरी को मैं रन करूंगा तो हमारे सामने कुछ और फिल्टर हो गए कंपनीज आ जाएंगी। इसके कुछ पार्ट जो प्रीमियम पे कर दिए हैं तो वो वहां से यहाँ से काफी फिर भी फ्री है, तो आप इस तरीके से क्वेरी रन करके देख सकते हैं। यहाँ से कुछ अच्छी कंपनीज आपके सामने आ जाते हैं, उन कंपनीज के बारे में आप रिसर्च करना चालू कर सकते हैं। और इस क्वेरी को अगर आप सेव कर देते हो तो कोई नई कंपनी भी इस जो आपने यहाँ पे क्वेरी चलाया है, जो लगाया है, उस फंडामेंटल के हिसाब से एलिजिबल होती तो आपको मेल भी आ जाता है।
तो यहाँ से पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। और जितने भी अभी तक हमने जो सेशन में सीखा है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, फिर उसके बाद धीरे धीरे जितने भी जो रेशो थे, पी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, तो उनको सभी को यूज करके आप जब अगर आप इसको खुद यूज नहीं करोगे तो ये चीजें जो एक बार करने के बाद में भी नहीं आएंगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम एक 1-to-1 हम खुद एनालिसिस करके देखते हैं। तो जब आप वो डाटा देते हैं तो देखते हैं, तो आपको ये चीजें फिर से जो हमने सीखी हैं थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ से फिर से रिमाइंड हो जाती हैं और ये धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। तो अभी तक अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि फ्यूचर में वही चैनल एक्टिव रहने वाला है और वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए रहेगा, तो वहाँ कुछ और ऐसा पोस्ट वगैरह नहीं होगा। और ये पूरा स्टडी ऑन स्टॉक्स रिलेटेड मटेरियल ही उसमें पोस्ट किए जाएंगे। तो आपको वो चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अभी यहाँ तक हमारे सारे जो रेशो हैं वो कंप्लीट हो गए। अभी आगे जो हमें जाना है वो फेयर वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, उसके लिए एक पूरा सेशन है। तो वो आपकी तरफ से कैसा डिमांड आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सेशन कब करना है और कैसे करना है। बाकी ये जो रेशो का जो क्लास था वो आज कंप्लीट हो रहा है। अभी जो फेयर वैल्यूड होता है, या ये जो भी फंडामेंटल जो हमने यहाँ पे सीखा है, उस फंडामेंटल का एक इम्पोर्टेंट रोल जो जो मैं देखता हूँ, वो देखता हूँ किसी भी कंपनी को, ऐसी कंपनी को ट्रेस करना, अल्टीमेटली उसका अर्निंग पॉजिटिव की साइड में जाना चाहिए। चाहे बेशक अभी ईपीएस उसका किसी कंपनी का 2% ही है ईपीएस, और लेकिन जो उसका ग्रोथ है वो पॉजिटिव की तरफ है कि उसका अर्निंग बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये सारे जो फंडामेंटल एनालिसिस के रेशो देखे हैं उनका यूज करके आप अच्छी कंपनी सेलेक्ट करो। अगर किसी कंपनी के बारे में आपको जानना है तो वो भी मुझे व्हाट्सअप करना कर सकते हैं। तो उसका फेयर वैल्यूड कितना है, दोनों फॉर्मूले के हिसाब से वो हम आपको बता देंगे। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहीं खत्म हो।